नमस्कार दोस्तों। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहाचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बी पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल की पूर्व की कक्षाओं में कई पॉइंट्स के टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में जो हमने टॉपिक्स लिया था वो था पृथ्वी का अभ्यंतर या इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसको हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है समस्थिति सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ आइसोस्टेसी या थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान, निम्न सागरीय बेसिन आदि विभिन्न भू आकृतियां स्थित हैं। यही नहीं, धरातल पर एक और जहां अंतर्जात बल स्थल रूपों के निर्माण एवं परिवर्तन में सक्रिय रहते हैं, तो दूसरी ओर बाह्य जात बल धरातल का निरंतर अपरदन करते हुए पदार्थों को सागरों में निक्षेपित करते रहते हैं। इन परस्पर विरोधी बलों द्वारा भूगर्भ तथा धरातल पर सदैव उथल पुथल होती रहती है। तथापि ये आश्चर्य का विषय है कि भूपटल पर समस्त आकृतियों के मध्य संतुलन एवं स्थिरता बनी रहती है। अवश्य ही इस संतुलन के पीछे कोई अदृश्य शक्ति कार्य करती है, जिसे विद्वानों ने भू संतुलन या समस्थिति आइसोस्टेसी का नाम दिया है। आइसोस्टेसी शब्द लैटिन भाषा के आइस्टोसियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समान स्थिति या इन इक्विपोजिया। समस्थिति को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है: परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों, पर्वत, पठार आदि तथा निम्न बेसिनों के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा ही संतुलन कहलाती है। आइसोस्टेसी simply means a mechanical stability between the upstanding parts and lowering basins on a rotating earth. होम्स के मत में समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर स्थित विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य पाई जाती है। आइसोस्टेसी इज द corresponding state of the balance which exists between extensive block of the earth crust which rise to the different levels and appears at the surface as mountain ranges, widespread plateaus or plain. स्टीयर्स ने समस्थिति की व्याख्या सरल शब्दों में करते हुए बताया कि पृथ्वी के धरातल पर जहां कहीं भी संतुलन विद्यमान है, समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा भी समान होगी। Wherever equilibrium exists on the earth's surface, equal mass must underline equal surface area. समस्थिति की संकल्पना प्लवनशीलता ब्योयांसी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया था। प्लवनशीलता तरल माध्यम में किसी वस्तु के तैरने का वह गुण या योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने द्रव्यमान मास के बराबर द्रव के द्रव्यमान को हटाता है। इस्पात से निर्मित जलयान जल पर इसलिए तैरता है क्योंकि वह अपने कुल भार के बराबर जल राशि को हटाता है। किंतु ये उल्लेखनीय है कि जलयान को सहारा देने वाली जल की सतह यांत्रिक अर्थों में मजबूत स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यांत्रिक शक्ति मैकेनिकल स्ट्रेंथ की अपेक्षा प्लवनशीलता का गुण जलयान को सहारा देता है। किसी महाद्वीप का सागर तल से ऊंचा उठा हुआ कोई भाग उपरोक्त विधि द्वारा ही सहारा प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, माउंट एवरेस्ट के भूभाग की कल्पना कीजिए, जो विश्व में सर्वोच्च 8,848 मीटर के आसपास है। माउंट एवरेस्ट तथा इसकी निकटवर्ती पर्वत शिखरें पृथ्वी के भीतर स्थित पदार्थों की यांत्रिक शक्ति के कारण अपने स्थान पर नहीं टिकी है, अपितु महाद्वीप की सतह का ऊपरी या पर्वतीय भाग समुद्र तल के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि स्थल का वह भाग अपने द्रव्यमान के बराबर राशि को हटाकर लचीले दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर में गहराई तक प्रविष्ट है। इस प्रकार महाद्वीप के पर्वतों के ऊंचे भागों के नीचे का पदार्थ उन्हें धरातल पर संतुलित करता है। निचले भागों की जड़ें उथली होती हैं। जल में तैरते हुए यान की भांति समस्त महाद्वीप समस्थिति संतुलन
हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है। स्पर्शरेती धरातल के ऊपर स्थित ऊंचे पर्वतों को संतुलित रहने के लिए उनकी सियाल निर्मित गहरी जड़ों को सीमा में गहराई तक प्रविष्ट होना होगा। भूपटल पर समस्थिति इसलिए विद्यमान है क्योंकि ये अधिक सघन सीमा के ऊपर तैरता है तथा इसका प्रत्येक भाग अपनी मोटाई तथा घनत्व के अनुसार मेंटल के पदार्थ को हटाता है। स्पष्ट है कि अधिक सघन भूपटलीय पदार्थ कम सघन भूपटलीय पदार्थ की अपेक्षा अधिक गहराई तक मेंटल में डूबेगा। दूसरे शब्दों में, अधिक मोटाई वाला भूपटलीय पदार्थ समान घनत्व वाले भूपटलीय पदार्थ की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकेगा। समस्थिति के सिद्धांत के माध्यम से इस बात या इस तथ्य का स्पष्टीकरण होता है कि महाद्वीप गहरे महासागरों के निचलों से लगभग 3 मीटर ऊपर क्यों उठे हुए हैं और किसी पर्वत की मुख्य श्रृंखला अत्यधिक ऊंचाई में सामान्य महाद्वीपीय धरातल से क्यों ऊपर उठी हुई है। Isostasy is the principle in earth science whereby one understand why continents stand nearly 3 miles above the floor of deep oceans and why a major chain so high above the general continent surface. इस प्रकार समस्थिति का प्रभाव पृथ्वी के अंदर ऐसे तल से होता है जिसके ऊपर शैलों के आधार पर विभिन्न भागों में मिलने वाले पदार्थों के घनत्व में अंतर मिलता है। अर्थात ऊंचे उठे हुए भागों का घनत्व कम होता है तथा नीचे अवतलित भागों का घनत्व अधिक होता है, परंतु सभी का भार एक रेखा के सहारे बराबर होता है जिसे समदाब तल या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर या क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपनसेशन या समतोल तल आइसोस्टैटिक लेवल कहते हैं। इस सिद्धांत का विकास, यद्यपि आइसोस्टैटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूगोल वैज्ञानिक डटन ने 1889 में किया था तथा प्रैट ने सिद्धांत का विश्लेषण किया, किंतु इस क्षेत्र में प्रेक्षण कार्य 1735 में एंडीज पर्वतों में भूगणितीय सर्वेक्षणों के दौरान फ्रांसीसी विद्वान पियरे बफर द्वारा किया गया था। उन्होंने गुरुत्व संबंधी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रतिपादित किया कि एंडीज का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना नहीं था जितना उसके पिंड से हो सकता था। इसी प्रकार बॉस्कोविच ने 1877 में नामक एक अन्य फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रैट के बहुत पहले ये विचार प्रकट किया था कि पृथ्वी के अंततल में तापमान द्वारा पर्वतों के नीचे की शैलों का विस्तरण या एक्सपेंशन होने के फलस्वरूप उनका घनत्व कम हो गया होगा। इसकी क्षतिपूर्ति पर्वतों की ऊंचाई द्वारा हुई। ब्रिटिश खगोलवेत्ता सर जॉन हर्शल 1836 ने प्रतिपादित किया था कि भूपटल का भारी क्षेत्र अभ्यंतर की सुघटता या प्लास्टिसिटी के कारण नीचे धंस गया। पैकेट 1849 ने बताया कि टुलूज में किए गए गणितीय सर्वेक्षण के दौरान पिरेनीज पर्वतों के द्रव्यमान में कमी दृष्टिगोचर हुई या उसके मास में कमी पाई गई। इसी दौरान भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित सिंधु गंगा मैदान में त्रिकोणमितिक सर्वेक्षण के दौरान समस्थिति की संकल्पना पर विचार प्रकट किया गया, जब सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में 1859 में गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ विसंगतियों का पता लगाया गया। 1869 में प्लैट ने 1869 में सर्वेक्षण या इस संरक्षण में गंगा सिंधु मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु भूगणितीय सर्वेक्षण जियोथिक सर्वे किया जा रहा था। भारत के मध्य देशांतर पर कल्याण तथा कल्याणपुर नामक 2 स्थानों का त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधियों द्वारा लिए गए मापन का परिणाम निम्नवत था। त्रिभुजन विधि द्वारा लिए गए परिमाण और खगोलीय विधि द्वारा लिए गए परिणाम और दोनों विधियों के परिणामों में अंतर पाया गया। उपरोक्त अंतर को देखकर प्रैट महोदय को आश्चर्य हुआ, क्योंकि कल्याण की दूरी हिमालय से मात्र 96 किलोमीटर थी। अतएव प्रैट ने अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता का प्रभाव ही
साहुल रेखा या प्लम लाइन के आकर्षण का कारण थी। ज्ञातव्य है कि किसी स्थान पर अक्षांश रेखा का खगोलीय निर्धारण स्वतंत्र रूप से लटकते हुए साहुल की दिशा के अनुसार होता है। किसी स्थान पर आकर्षण की दिशा को साहुल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी के गोलाभ जियोइड होने के कारण साहुल रेखा सागर तल पर शुद्ध लंबवत न होकर कुछ विक्षेपित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी पर संतुलन कायम रहता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हिमालय का एक भाग ही ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, बाकी 9 भाग उसका नीचे धरातल पर धंसा होगा, जिसके कारण वो स्थिर है और किसी एक रेखा के सहारे सभी जो आपकी आकृतियाँ हैं, भू आकृतियाँ, पर्वत पठार मैदान हो या निचले बेसिन हो, इनके बीच में एक प्रकार की समस्थिति पाई जाती है। क्योंकि जैसे भी किसी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। इस प्रकार ये एक संतुलन इस धरातल पर कायम रहता है। धन्यवाद।